नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका प्रभाव 1919 के अधिनियम जो आपने पढ़ा था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर इसका काफ़ी प्रभाव था। मैं बात कर रहा हूँ आज रौलेट एक्ट की। रौलेट एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि रौलेट एक्ट क्या था और इसके क्या प्रभाव थे और क्या क्या इसमें की विशेषताएं थी। आपने 1919 का जो अधिनियम पढ़ा था, उस 1919 के अधिनियम में के कारणों में मैंने बताया था कि इसके कारणों में एक रौलेट एक्ट भी था। लेकिन जो अंग्रेजों द्वारा कानून बने थे, हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत में राज किया था, वो शोषण के लिए किया था। और उन्होंने यहाँ जो कानून बनाए उनमें से बहुत सारे, ज़्यादातर जो कानून थे वो बड़े बुरे कानून थे, जिसमें भारतीय जनता को परेशान करने के लिए बने थे। यदि मैं उन सभी कानूनों की बात करूं तो उन सब कानूनों में से सबसे बुरे कानूनों में से किसी को गिना जाए तो वो था रौलेट एक्ट। और आज हम उसी रौलेट एक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने कोशिश की है कि रौलेट एक्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो एक शॉर्ट वीडियो में आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं। तो चलो हम फटाफट करते हैं शुरुआत रौलेट एक्ट की। लेकिन इससे पहले आपको सभी को चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना है, और साथ ही कमेंट करके बताना कि हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही है, ताकि हम और उम्दा क्लासें लेकर आते रहे। तो शुरुआत करते हैं, चलो फटाफट। हम बात कर रहे हैं रौलेट एक्ट की। आज का जो बिंदु है वो है रौलेट एक्ट। तो रौलेट एक्ट कब आया और किसने बनाया इसको, तो देखो, इसके समझने से पहले रौलेट एक्ट जो का निर्माण जो किया था, ये इस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, जिसका पूरा नाम था सर सिडनी आर्थर टेलर रौलेट। और इसी के नाम से ये कानून बना था रौलेट एक्ट, और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, इसके अध्यक्ष जो ये रौलेट एक्ट बना था, रौलेट एक्ट का निर्माण किया था, उसमें जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रौलेट, जिसकी मैंने तस्वीर, पूरा नाम सर सिडनी आर्थर टेलर रौलेट, ये पूरा नाम इनका था, और इन्होंने ये कानून बनाया था। इस कानून के कई उपनाम भी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उपनाम, इसको काला अधिनियम भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है, अधिनियम के साथ कानून जोड़ दूं मैं, काला कानून भी कहा जाता है। और इसका जो नाम था वो ऑथेंटिक नाम था आतंकवादी अपराध अधिनियम, आतंकवादी अपराध अधिनियम। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कानून था वो अंग्रेज इसलिए लाए थे ताकि इस कानून के द्वारा भारत में जो स्वतंत्रता की मांग हो रही थी उस समय 1919, 1918, 1917 के लगभग, जब ये मांग हो रही थी, राष्ट्रवाद उफान पर आ रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारत में एक मौके की तरह कुछ लोगों ने देखा कि इसको, भारत को आज़ादी दिलवाई जाए। तो उस समय भारत में पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रवाद उफान पर था, और उसी राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकने के लिए इस काले कानून को लेकर अंग्रेज आए थे। तो इसको काला कानून भी कहा जाता है और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये अधिनियम जो बना था उसकी तिथि आपको याद रखनी है 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को ये कानून बना था। जब ये कानून बन रहा था तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश संसद में जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था कि ये कानून बहुत गलत है, नहीं लाया जाना चाहिए। इसके बावजूद अंग्रेजों ने इस कानून को पास कर दिया, पारित कर दिया, और ये 18 मार्च 1919 को बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ। तो ये था इसकी सामान्य सी परिचय। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी इस अधिनियम की विशेषता, इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस अधिनियम रौलेट एक्ट जो था उसके प्रावधान क्या थे, क्या विशेषताएं थी, तो उसको एक एक करके हम समझेंगे कि वास्तव में रौलेट एक्ट को इतना बुरा अधिनियम क्यों कहा जाता है। तो देखो, पहला जो कारण समझे तो इसमें क्या था कि क्रांतिकारियों पर सीधी कार्रवाई के लिए, मैंने पहले ही बताया कि जो रौलेट एक्ट था वो इसीलिए लाया गया था कि भारत के जो भी क्रांतिकारी थे, ज्यादातर वह पंजाब और बंगाल में जो क्रांतिकारी भावनाएं उफान पर थी, उन क्रांतिकारियों को रोकने के लिए, दबाने के लिए ये कानून लाया गया था। तो पहली विशेषता थी क्रांतिकारियों पर, इसीलिए इसका नाम आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रांतिकारियों पर सीधी कार्रवाई के लिए कानून लाया गया। दूसरा है कि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि
किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह होने पर उसका बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए नजरबंद, अनिश्चित जब तक चाहो उसको नजरबंद किया जा सकता था, और उसको बिना किसी मुकदमा चलाए 2 साल की इसमें क्या थी, सजा का प्रावधान। कोई मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं थी। नजरबंद कितने ही दिन तक रखा जा सकता था, और यदि बिना मुकदमा किसी व्यक्ति को 2 साल तक की जेल भी इसमें की जा सकती थी। ये सबसे बुरी विशेषताएं इसमें थी। देखो आगे और देखेंगे हम इसको कि इसमें जेल में रखे हुए व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं, जेल में जो रखे हुए व्यक्ति के अधिकार होते हैं, जेल में व्यक्ति होता है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन इसमें यह प्रावधान था कि जेल में रखे व्यक्ति को मुकदमे की धाराएं और मुकदमा किसने दर्ज करवाया है यह जानने का अधिकार भी नहीं था। जब भी कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसको यह पता होता है कि उस पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा चल रहा है और इस पर मुकदमा किसने दायर किया है। लेकिन इस रोलेट एक्ट में यह प्रावधान था कि जो जेल में बंद व्यक्ति होगा उसको न तो ये पता होगा कि केस किसने दर्ज करवाया और न ये पता होगा कि किस अपराध की मैं सजा भुगत रहा हूं, कौन सी धाराओं में मुझे सजा है। तो ये दोनों बातें न तो देखो, न तो बिना मुकदमा चलाए नजरबंद किया जा सकता है, 2 साल तक की जेल हो सकती थी उसको, और उस व्यक्ति को जेल में बंद होने के बाद में यह तक पता नहीं होता था कि उसमें कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है और मुकदमा दर्ज किसने करवाया ये भी इसमें पता नहीं था। और देखो इसमें और बुरी बुरी बातें कौन सी थी। क्रांतिकारियों को मुकदमे को 3 जजों की, हाईकोर्ट के जो 3 जज थे उनकी अध्यक्षता में, इस रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक फास्ट ट्रैक बनाई गई थी। इसमें फास्ट ट्रैक मतलब त्वरित न्यायालय, तो त्वरित अदालत, फास्ट ट्रैक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, फास्ट ट्रैक का गठन किया गया था में चलाया जाए, और निचली अदालतें इस प्रकार की सुनवाई का अधिकार और न ही इसकी विरुद्ध कहीं अपील की जा सकती। देखो ध्यान से समझना कि इसमें, इस रोलेट एक्ट में प्रावधान ये था कि हाई कोर्ट के 3 जजों की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी, और इससे नीचे के कोर्ट इस एक्ट के आधार पर, इस एक्ट में जिसका नाम होता था उसकी न तो सुनवाई कर सकते थे, और इन तीनों जजों ने यदि कोई फैसला दे दिया तो उसके विरुद्ध कोई याचिका ऊपर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या कहीं और नहीं जाती। तो इसीलिए इस कोर्ट, इसी जो रोलेट एक्ट था इसमें यह कहा गया कि इसमें न मुकदमा न वकील, देखो वापस एक कोटेशन आती है इसकी, न वकील न दलील वाला कानून था। न मुकदमा, न वकील, न दलील, न कोर्ट, कुछ नहीं था इसमें। देखो वकील की जरूरत नहीं थी क्योंकि वकील बचने का कोई ऑप्शन नहीं था इसमें, व्यक्ति का नाम, न धाराएं, न देखो इसमें मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं, मुकदमा ही नहीं चलेगा तो वकील क्या करेगा। न मुकदमा, न दलील, न वकील, वकील की जरूरत नहीं है, न दलील की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस कानून को न वकील न दलील एक्ट भी कहा जाता है। तो 3 विशेषताएं मैंने पढ़ी, बताइए आपको। चौथी देखो विशेषता, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी दूसरी जगह जाने से और सभा करने से, मतलब इस कानून के जितने भी प्रावधान थे वो ऐसे प्रावधान थे कि जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो भारत की आजादी चाह रहे थे, उनको किसी भी प्रकार से एन के एन प्रकार से उनको दबा दिया जाए, यही उसकी धाराएं थी। तो देखो जेल में रखे व्यक्ति को मुकदमा और केस करने वाले व्यक्ति का पता नहीं होता था, 3 जज होते थे, उनका फैसला फाइनल होता था, उन्होंने जो सजा दे दी वो फाइनल थी, नीचे की अदालत न सुन सकती थी, न ऊपर कोई उसकी याचिका दायर कर सकते थे, अपील कर सकते थे, न अपील न दलील न वकील। इसलिए तो देखो इसका न अपील थी, इसमें ऊपर के कोर्ट में न अपील थी, न दलील थी और न वकील थी, वकील का सिस्टम था इसमें। तो ये बात हुई, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कहीं जाने से रोक सकते थे और सभा करने से भी प्रतिबंध किया जा सकता था, यह प्रावधान था रोलेट एक्ट का। एक और विशेषता देखते हैं, इस एक्ट के द्वारा कोर्ट को ऐसी सामग्रियां, देखो ध्यान से समझना इसको, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि कोर्ट ऐसी सामग्रियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त हो गया जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मान्य नहीं थी। इसको यूं समझ सकते हो कि अभी वर्तमान में जो कोर्ट साक्ष्य स्वीकार करते हैं,
जो साक्ष्य का एक प्रोसेस होता है कि उन्हीं चीजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि किसी भी चीज को जो साक्ष्य नहीं हो उसको भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार करके किसी भी व्यक्ति को सजा दे देते थे कि ये साक्ष्य है ही नहीं, किसी ने मौखिक दिया, कहीं मैंने सुना, कहीं कोई बात पढ़ी थी, उस आधार को भी साक्ष्य मानकर किसी भी व्यक्ति को सजा दीजिए। तो साक्ष्य अधिनियम का इसमें उल्लंघन किया गया था। तो 5-6 बातें मोटी मोटी पढ़ी हमने। एक और बात पढ़ते हैं कि देखो इसके विरोध हुआ, पूरे भारत में बहुत तगड़ा विरोध हुआ, और जो महात्मा गांधी उस समय उभरते हुए राष्ट्रीय नेता थे, तो उन्होंने एक सत्याग्रह का प्रोग्राम बनाया कि पूरे देश में सत्याग्रह का आयोजन होगा, और उसके लिए एक तारीख तय हुई 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल को निश्चित हुआ गांधी जी के नेतृत्व में कि हम सत्याग्रह करेंगे पूरे देश में रॉलेट एक्ट के विरोध में। और गांधी जी के नेतृत्व में, मैं कहूं कि गांधी जी के नेतृत्व में जो पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह था पूरे देश में, कोई आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो यही थी। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। 6 अप्रैल निश्चित तिथि थी, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाना है, और इस तिथि के बारे में भी लोगों में से ढंग से इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ कि 6 अप्रैल को ही ये आयोजित होगा। और इस तिथि के असमंजस की वजह से पूरे देश में एक एनवायरनमेंट बन गया, और कहीं कहीं इसके विरोध में दंगे भी हुए। इस वजह से ये सत्याग्रह ज्यादा सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद में आपको सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को इसी जो रॉलेट एक्ट था इसके विरोध में जो सभा हुई थी, 2 नेता थे सैफुद्दीन और किचलू। 2 नेता थे सैफुद्दीन और किचलू, ये 2 नेता थे। इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और उसके विरोध में आपने पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें काफी लोग मरे थे, और उसके बारे में अलग से डिटेल पढ़ेंगे। गांधी जी ने इस आंदोलन के दरमियान कहा था, इससे पहले गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो उदारवादी नेता थे वो अंग्रेजों को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन इस रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तब गांधी जी ने ब्रिटिश लोगों के बारे में कहा था कि ब्रिटिश लोग क्या है, शैतानी लोग हैं। ये शैतानी लोग की संख्या इसमें दी थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि रॉलेट एक्ट जो छोटा सा बिंदु आपने पढ़ा अभी, जो महत्वपूर्ण भी है, और रॉलेट एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे, किस प्रकार ये पारित हुआ, और कौन सी इसमें प्रावधान किए गए थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। एक छोटा सा और शानदार बिंदु लेके मैं जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को शानदार तरीके से पढ़कर हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका सपोर्ट हमें यूं ही मिलता रहेगा तो हम एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।